नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन भारत के 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम अगले 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि आप ऐसी वीडियो हमेशा पाते रहे। तो पहला सवाल की ओर सीधे हम आते बिना समय गवाते हुए कि इनमें से कौन सी संवत का गलत मिलान है। तो सबसे पहला है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत का काल है आपका 58 BC, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर दूसरा है शक संवत। शक संवत का काल है आपका 78 ईस्वी से ये स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है, 78 AD से। गुप्त संवत 319 20 ईस्वी, ये भी सही है। कोल्लम संवत 834 AD, ये बिल्कुल गलत है। कोल्लम संवत 824 BC, ये 824 AD में आरंभ हुआ था, न कि 834 में, 824 AD में आरंभ हुआ था। केरल व तमिलनाडु क्षेत्र में कोल्लम संवत प्रचलित था। तो यहाँ पर हमारा क्या विकल्प हो जाएगा? डी विकल्प सही जवाब। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस शासकों का उल्लेख गुप्त राजवंश की वंशावलियों में नहीं किया गया है? ये हमारा अगला सवाल है। मतलब गुप्त राजवंश की जो वंशावली थी उनमें से किन शासकों का उल्लेख नहीं हुआ है? तो आपको बताएं कि स्कंदगुप्त, सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्कंदगुप्त और दूसरा रामगुप्त, इन दोनों का उल्लेख गुप्त राजवंश की वंशावलियों में नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाद के शासकों से उनका सीधा उत्तराधिकार नहीं था। तो यहाँ पर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अभिलेख में सप्त शास्त्रीय राजाओं के स्वरों की व्याख्या मिलती है? सप्त शास्त्रीय राजा, तो आपको बताएं वो अभिलेख है कुडुमियामलाई अभिलेख। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अभिलेखों से भाषा साहित्य के साथ साथ नृत्य, नाट्य तथा संगीत पर अच्छी सूचनाएं मिल जाती है। जैसे 7वीं सदी के कुडुमियामलाई अभिलेख से सप्त शास्त्रीय रागों के स्वरों की व्याख्या मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि विश्व के पहले सिक्के जो है वो लीडिया से प्राप्त हुए थे। विश्व के पहले सिक्के 700 BC, कब? 700 BC में पश्चिम एशिया के लीडिया से प्राप्त हुए हैं, जो सोने चांदी के नैसर्गिक मिश्रण एसेक्ट्रम से बने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम सिक्के कौन है? आहत सिक्के। एक प्रश्न तो यही हो गया कि भाई प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। ये सामान्यतः किस धातु के बने होते थे? तो आपको बताओ कि आहत सिक्के चांदी के सामान्यतः बने होते थे। साथ ही डिटेल में आपको बताओ कि कुछ तांबा छोड़ के ये अधिकतर चांदी के बनते, यानी कुछ कुछ तांबे के थे पर अधिकतर चांदी के ही बने थे। समानता आयताकार होते थे और कभी कभी वर्गाकार। आयताकार मतलब ये आकार और वर्गाकार मतलब ये आकार, मतलब ये पूरा सीधा होगा लाइन। और 32 पत्ती या 56 ग्रेन के ये होते थे। खैर हम बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर ले, रेड कर देते हैं। चलिए, इनमें से किन शासकों के सिक्कों पर उनके किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया? यानी कि जब वो जवान थे फिर वो बूढ़े हुए, उन सारे रूपों को दर्शाया गया है। तो आपको बताएं कि इंडो ग्रीक शासकों यानी हिंदी यूनानी शासकों ने द्विभाषी या द्विलिपि अभिलेख वाले सिक्कों को भी निर्गत किया था। और यहाँ पे जो शासक का नाम दिया मिनेंडर और स्ट्रेटो प्रथम, मिनेंडर और स्ट्रेटो प्रथम के सिक्कों पर उनके किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एगाथक्लीज द्वारा निर्गत बलराम व कृष्ण अंकित सिक्के अफगानिस्तान में किस स्थल से प्राप्त हुए? यानी कि एगाथक्लीज जो निर्गत किए थे बलराम और कृष्ण, उस पे सिक्के पर क्या था? बलराम और कृष्ण का अंकन था। वो अफगानिस्तान में किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो स्थल है आपका अईखुनम। अईखुनम वो स्थल है। ठीक, आपको बताया कि 2nd सेंचुरी BC में इंडो ग्रीक शासक एगाथक्लीज द्वारा बलराम और कृष्ण अंकित सिक्के अफगानिस्तान के अईखुनम नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस क्षेत्र में उक्त धार्मिक संप्रदाय के प्रभाव और महत्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से किन शासकों के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी उसके सिक्कों से मिलती है? ठीक है, यानी अभिलेख में नहीं मिलती है जानकारी, उनके सिक्कों बताते हैं, उनके सिक्के बताते, कॉइन बताते हैं कि भाई इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो आपको बताएं
कि समुद्रगुप्त के सिक्के, पहले समुद्रगुप्त पे आते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्के के मुख्य भाग पर यज्ञ यूप में बंधे घोड़े का चित्र तथा मुद्रालेख, वहाँ पर मतलब सिक्के पर मुद्रालेख लिखा हुआ है कि राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है। ठीक है। और पृष्ठ भाग पर जो राजमहिषी थी दत्त देवी, उसकी आकृति के साथ साथ अश्वमेध पराक्रम अंकित है। तो पहला विकल्प क्या हो जाएगा, ये समुद्रगुप्त के सिक्कों से अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। फिर दूसरा देखिए, कुमारगुप्त प्रथम, उसकी उपाधि अभिलेखों में परम भागवत की मिलती है। उसने अश्वमेध यज्ञ करके अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे, यानी कि विकल्प बी और सी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस रचना में हुआ है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग है। लिपि मतलब इंस्क्रिप्शन, बाह्य लिपि, खरोष्ठी लिपि। इनमें से किस स्थान पर प्राप्त कुछ सिक्कों पर पंच निगम लिखा है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यानी कि पंच निगम मतलब पहले क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि पंच निगम मतलब हो गया कि 5 निगमों द्वारा इन्हें संयुक्त रूप से जारी किया गया है। तो कौन सा स्थल है जहाँ से पंच निगम लिखा है सिक्कों पर? तो वो तक्षशिला है। तक्षशिला से प्राप्त कुछ सिक्कों पर पंच निगम लिखा है, अर्थात 5 निगमों के द्वारा इन्हें संयुक्त रूप से जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन नवपाषाणकालीन स्थलों से राख के टीले मिले हैं? चलिए इसके जवाब की ओर बढ़े। उतनूर, कूपगल, कोडेकल, पल्लवीय, ये सारे पल्लवोई है, ये सारे के सारे स्थलों से राख के टीले मिले हैं। आपको बताएं कि राख के टीले कहे जाने वाले स्थलों पर गोबर के ढेर को जलाए जाने की पुनरावृत्ति दिखलाई देती है। ये दरअसल नवपाषाणकालीन मवेशियों के बारे हैं जिनको चारों तरफ से वृक्षों की टहनियों से घेर दिया जाता था। गोबर के ढेर को वार्षिक उत्सवों के अवसर पर जला दिया जाता था। प्रायद्वीपीय भारत के पशुपालकों में आज भी यह प्रथा देखी जाती है। वही एनसीईआरटी में आपके RS शर्मा लिखते हैं कि सारे सिविल स्तर में, सारे शिविर वाले जो स्थल थे उसमें आग लगाकर उसे साफ कर देते थे ताकि अगले मौसम में फिर से शिविर लगाया जा सके। तो यहाँ पर सारे स्थलों पर, इन सारे नवपाषाणकालीन स्थलों पर राख के टीले मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में सुपारी का प्राचीनतम प्रमाण किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिला है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो विकल्प है आपके कुरकुंडी, कुल्लूर, वाटगल और मास्की। तो आपको बताएं कि वाटगल वो स्थान है कर्नाटक का। वाटगल कहाँ का स्थान है? कर्नाटक का। वहाँ से ये मतलब कि सुपारी या कसैली का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ज्ञातव्य है कि जो सुपारी के टुकड़े वाटगल से मिले हैं वो जंगली प्रजाति के थे। किस नवपाषाणकालीन स्थल से कब्रों में प्राप्त शवों को दफनाने से पहले गिरवे रंग से रंगे जाने का साक्ष्य मिला है? यानी कि वो नवपाषाणकालीन स्थल पूछ रहा है जिनके कब्र में जो शव प्राप्त हुए हैं उनको दफनाने से पहले गिरवा रंग से रंग दिया जाता था। गिरवा, रंग दे तू मोहे गिरवा, सुने ना? तो वो स्थल हमसे पूछ रहा है। तो आपको बताएं कि मेहरगढ़ के कब्रों से प्राप्त शवों को दफनाने के पहले लाल गिरवे रंग से रंग जाना शायद उर्वरा संबंधी आस्था का द्योतक था। बुर्जहोम से प्राप्त मनुष्य व जानवर संयुक्त कब्र इनके बीच बने संबंधों को दर्शाते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा आपका मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवपाषाणकालीन स्थल पर लोग वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे? तो आपको बताएं कि चिरांद वो नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ घरों में चूल्हे पाए गए हैं। एक अर्धवृत्ताकार झोपड़ी से विशेष प्रकार के एकाधिक चूल्हों की प्राप्ति के आधार पर इसे सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र माना गया है। घरों के बीच मिट्टी से बनी चारदीवारी भी देखी गई है। यहाँ से प्राप्त फसलों में चिरांद से चावल, गेहूँ, मूंग व मसूर शामिल है। तो चिरांद हो गया आपका आंसर। अर्धवृत्ताकार मतलब क्या? ये हो गया वृत्त। अर्धवृत्त मतलब क्या होगा? इसको आधा बांट दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाणकालीन स्थल चोपनी मांडो से कुछ दूरी पर स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। यानी ये जो मध्य पुरापाषाणकालीन स्थल है चोपनी मांडो, इससे कुछ दूरी पर स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो वो है आपका महागढ़ा।
यहाँ से 20 झोपड़ियों से संबंधित फर्श और खंभा छिद्र चिन्हित किए गए हैं। मिट्टी के ढेर में सरकंडे और बांस के छाप संकेत करते हैं कि झोपड़ियों के दीवारों भीत के बनाए गए थे। झोपड़ी के जो दीवार थे, यह नवपाषाण कालीन सूक्ष्म पाषाण भी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राणा घुंडई की खुदाई किन्होंने की? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको बताएं कि लोरालाई घाटी में राणा घुंडई की खुदाई 1930 के दशक में ब्रिगेडियर रॉस ने की थी। किसने? ब्रिगेडियर रॉस ने। थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि 1950 ईस्वी में फेयर सर्विस ने पुनः इसकी जांच पड़ताल की। 30 में रॉस, 50 में फेयर सर्विस। यहाँ से घोड़े के जबड़े के 4 दांत मिले। ब्रिगेडियर रॉस जो कि पशु चिकित्सक भी थे, उन्होंने इसे दांतों का मतलब इन दांतों का घोड़ा का दांत माना, पर अन्य विद्वान उनसे असहमत थे। ठीक है। आज के पाकिस्तान से मेहरगढ़, किलीगुड़, मोहम्मद, राणा घुंडई तथा सरायखोला आदि स्थलों पर महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें से मेहरगढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्तरीय संबंध में मतलब वर्ल्ड लेवल पर नवपाषाण युग कब से आरंभ होता है? तो आपको बताया कि भारतीय, पहला जो विकल्प दिया 7000 BC, तो भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय 7000 BC माना गया है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में अवस्थित है। ठीक है। और आरंभ में 5000 BC से पहले इस स्थान के लोग मृदभांड का प्रयोग नहीं करते थे। तो विश्व स्तरीय संदर्भ की बात करेंगे तो विश्व स्तरीय संदर्भ में 9000 BC से नवपाषाण युग आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाण कालीन स्थल जो है गुफकराल, उसका क्या अर्थ है? गुफकराल का क्या अर्थ है? तो आपको बताएं कि गुफकराल मतलब होता है आपका कुलाल। गुफकराल मतलब क्या होता है? कुलाल। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल। कुलाल मतलब क्या? कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग कृषि व पशुपालन दोनों करते थे। गुफकराल श्रीनगर से 41 किलोमीटर साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। तो नवपाषाण कालीन स्थल गुफकराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा यानी कि कुलाल। कुछ भी रहे तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा। भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र किस काल के हैं? ये हमारा अगला सवाल है कि भाई भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो किस काल के हैं। थोड़ा सा डिटेल आपको बता दें कि भीमबेटका भोपाल से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों में से बने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नवपाषाण कालीन स्थल से धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? ये हमारा अगला सवाल है। तो धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण जो मिला है वो आपका लहुड़ा देव से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नगरों को सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य किसने किया था? तो आपको बताओ नगरों को सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य वी गार्डन चाइल्ड ने किया था। चाइल्ड ने 10 अमूर्त विशेषताएं बताई थी नगरों की, जिसके आधार पर पुरातात्विक विधि से प्रारंभिक नगरों तथा उनसे प्राचीन अथवा समकालीन गांवों के बीच अंतर किया जा सके। 10 लक्षण बताए, जिसमें से प्रमुख क्या था भाई? कौन सा नगर होना चाहिए जिसमें कि बड़ी जनसंख्या हो, सघन जनसंख्या हो और मध्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण, नगरों का हॉलमार्क ये सब हो। तो ये उत्तर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किन हड़प्पाई स्थल पर शव को जलाने के बाद अस्थियों को गाड़े जाने का प्रचलन था? मतलब शव को जला देते थे फिर अस्थि को गाड़ देते थे। तो वो स्थल आपका है हड़प्पा। हड़प्पा वो स्थल है जहाँ से शव को जलाने के बाद हड्डी जो होती थी अस्थि उसको गाड़ दिया जाता था। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता नगरीय जीवन के बीजारोपण का काल है तथा उत्तर हड़प्पा सभ्यता नगरीकरण के पतन का काल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विद्वान ने पूर्व हड़प्पा सभ्यता के लिए क्षेत्रीयकरण का काल और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता 3 भाग में बटी थी, एक पूर्व, फिर एक परिपक्व और फिर
लास्ट में हड़प्पा सभ्यता। तो किस विद्वान ने पूर्व हड़प्पा सभ्यता के लिए क्षेत्रीयकरण का काल, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के लिए एकीकरण का काल और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के लिए स्थानीयकरण का काल किया है? तो ये जो विभाजन किया है ये जिम शेफर ने 1992 में किया। इन्होंने नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, स्तर से हड़प्पा सभ्यता के पतन के काल के बीच संपूर्ण अवधि को सिंधु घाटी परंपरा के रूप में वर्णित किया है। दरअसल हड़प्पा संस्कृति को एक दीर्घकालिक जटिल सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसके कम से कम 3 चरण देखे जा सकते हैं: आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व और हड़प्पा सभ्यता। उसी को हम कहते हैं क्या? उत्तर हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन विधि के अनुसार उत्तर हड़प्पा सभ्यता है उसकी तिथि कब निर्धारित की गई है? तो सबसे पहले एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3200 से 2600 BC ये है आपका आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल। 2600 से 1900 BC ये है आपका नगरीय हड़प्पा सभ्यता का काल। और 1900 से 1300 BC ये है आपका उत्तर हड़प्पा सभ्यता, यानी कि यही आपका आंसर है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पुरातत्वविद जिन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। यानी हमारा सवाल है कि पहला पुरातत्वविद उनका नाम बताए जिन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीय हड़प्पा संस्कृति में जो समानताएं थी उसको रेखांकित किया। तो वो थे आपके बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान अमलानंद घोष। 1965 में पहले पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया। घोष का अध्ययन पूर्व हड़प्पा काल के राजस्थान में विकसित सोढ़ी संस्कृति पर केंद्रित था। सोथी संस्कृति भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में स्थित वह कौन सा स्थल है जहां से प्रारंभिक हड़प्पा चरण व परिपक्व हड़प्पा चरण दोनों के साक्ष्य प्राप्त है? प्रारंभिक हड़प्पा चरण मतलब 3200 से 26 और परिपक्व क्या हो जाएगा आपका? वही 1900 से 1300। तो ये जो है मतलब कि प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मतलब कि हमसे सवाल पूछ रहा है। तो ये दोनों के साक्ष्य मिले हैं आपके कुणाल, बनावली और राखीगढ़ी। ये तीनों के तीनों जगह से मिले हैं। कुणाल, बनावली, राखीगढ़ी ये सब हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यहाँ से मतलब कि प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सजाए। यानी आपको ये हमेशा पूछता है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा से छोटा के रूप में हमें जाना है। तो सबसे बड़ा जो है वो अभी वर्तमान में राखीगढ़ी है, ठीक। इसके बाद जो स्थान आता है वो राखीगढ़िया करीब 200 हेक्टेयर में फैला हुआ, 200 से भी ज़्यादा, ठीक। उसके बाद स्थान आता है आपका मोहनजोदारो का। उसके बाद किसका? मोहनजोदारो का। मोहनजोदारो 200 हेक्टेयर में है, ठीक। उसके बाद स्थान आता है आपका हड़प्पा का, ठीक है। हड़प्पा 150 हेक्टेयर से कुछ ज़्यादा में फैला है। एक मिनट अब हड़प्पा पे आए, हाँ छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए अब इसके बाद जो 150 हेक्टेयर में फैला है कौन? हड़प्पा। फिर इससे नीचे आपका आ जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा है 100 हेक्टेयर में, ठीक है। चौथा नंबर पे धौलावीरा। और गनेरी वाला सबसे नीचे, ये इसका ये है 80 हेक्टेयर में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको सजा लीजिए। इसका हमने आपको ट्रिक ही बताया था, ट्रिक की हिस्ट्री हमारे प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में जल निकासी के पाइप किसके बने थे? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में जल निकासी के पाइप किसके बने थे? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जल जो निकलने के लिए पाइप बनाया गया तो टेराकोटा यानी मिट्टी का बना था। यह आग में पकी ईंटों के बने गलियों की नालियों से जुड़े हुए थे। ये नालियाँ नगर की दीवार के बाहर खुले खेतों में जाकर गिरती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? यानी कि कॉलेज ऑफ प्रीस्ट पल है क्या, ठीक है, ये समझ लीजिए। स्नानागार वाली सड़क पर ही 10 वर्ग मीटर आंगन एवं 69 गुने 23.4 मीटर आकार वाला एक बड़ा भवन स्थित है, जिसमें आपको बताएं कि 3 बरामदे हैं। स्नानागार से निकटता व इस भवन की विशालता देखते हुए मान लिया गया है कि मोहनजोदड़ो के प्रमुख पुरोहित का यह निवास स्थान था, जिसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट यानी पुरोहितों के महाविद्यालय की संज्ञा दी गई है। तो कॉलेज ऑफ प्रीस्ट रहे या
पुरोहितों के महाविद्यालय रहे, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, सब होगा ये मोहनजोदड़ो से ही ये मिला है, ठीक। हाथी दांत की बनी कंघी और तांबे का भैंस किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो कालीबंगा। कालीबंगा वो स्तर है जिसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा नाम यहाँ स्थित पुरातात्विक टीले के उत्तर में पाए गए काली चूड़ियों के ढेर के आधार पर पड़ा है। यह चूड़ी निर्माण का बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल लोथल किन नदियों के बीच स्थित है? भोगवा नदी तो आप सभी जानते हैं, पर किन नदियों के बीच स्थित है? तो आपको बताया कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती और इसकी सहायिका भोगबो या भोगवा नदी के बीच लोथल स्थित है। साबरमती और भोगवो नदी यानी सागरमती या भोगवा, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल के बारे में कहा जाता है कि आदि ऐतिहासिक काल में उस क्षेत्र का जलस्तर इतना ऊंचा था कि समुद्री नाव तट से चलते हुए सीधा स्थल पर पहुंच जाता था? तो आपको बताया कि गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में धौलावीरा स्थित है। यहाँ के विषय में यह भी आकलन है कि आदि ऐतिहासिक काल में इस रण का जलस्तर इतना ऊंचा था कि समुद्री नाव तट से चलते हुए सीधा इस स्थल पर पहुंच जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाई स्थल से अनोखा टेराकोटा का छोटा सा मर्तबान प्राप्त हुआ है जिसे सोना चांदी कांसा आदि के जेवर भरे थे? यानी कि ऐसा मिट्टी का बर्तन, टेराकोटा ऐसा मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है जिसमें सोना चांदी कांसा ये सब खूब भरा हुआ था। तो वो हड़प्पाई स्थल है आपका अलादीनो। थोड़ा सा जाने कि कराची से 40 किलोमीटर पूरब में बिना सुरक्षा दीवार के बसा हड़प्पा सभ्यता का छोटा सा गांव है अलादीनो। वैसे यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबे की वस्तुएं, मुहरे और टेराकोटा के खिलौना गाड़ी मिले हैं, पर सबसे अनोखी प्राप्ति टेराकोटा का एक छोटा सा मर्तबान या बर्तन है जिसमें सोना चांदी कांसा और कार्नेलियन आदि के जेवर भरे हैं। ग्रामीण बस्ती में इतने कीमती आभूषण मिल रहे हैं, यह दर्शाता है कि अलादीनो में जो लोग रहते थे वो अमीर लोग रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन प्रणाली का मुख्य आधार क्या था? तो पशुपालन और कृषि में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, आपको कृषि चुनना है। हड़प्पाई जनों के जीवन प्रणाली का मुख्य आधार कृषि था और पशुपालन व आखेट यानी शिकार भी लोकप्रिय थे, पर मुख्य आधार कृषि था। निम्नलिखित हड़प्पाई फसलों व उनके उत्पादन स्थलों का सही से मिलान कीजिए। तो आपको बताएं कि गेहूं जो उपजाया जाता था वो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में उपजाया जाता था। जौ मोहनजोदड़ो हड़प्पा व कलिबंगा में। देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा में गेहूं भी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जौ भी और कलिबंगा में भी जौ। और तिल जो है, तिल ये मोहनजोदड़ो में नहीं अपनाया जाता था। तिल जो है सो तिल कहाँ उपजाया जाता था? तिल जो है सो आपका उपजाया जाता था हड़प्पा में। ये कहाँ उपजाया जाता था? तिल हड़प्पा में। तो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में गेहूं जौ अपनाया जाता था, जौ जो है सो कलिबंगा में भी और तिल जो है सो हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा घुंडई से मिले 4 दांत वाले जबड़े को घोड़ा का जबड़ा ब्रिगेडियर रॉस ने बताया था, हम आपको पहले बता चुके हैं। किसने इसका भाई खंडन कर दिया कि भाई ये घोड़ा का जबड़ा नहीं है, भाई साहब घोड़ा का नहीं है। तो ये खंडन करने का काम किया था स्पूनर साहब ने 1963 में। ये बोले कि घोड़े के अस्तित्व पर हड़प्पा सभ्यता में इतना कहा जा सकता है कि सीमित थे, पर ये उपयोग सीमित थे और उपयोग में भी थे। लेकिन ये जो 4 दांत वाला जबड़ा है जो ब्रिगेडियर रॉस 1946 में बताया कि भाई ये घोड़े का है, तो ये घोड़े का नहीं है, ऐसा स्पूनर साहब ने कहा था। मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 मुहर किस धातु के मिले हैं? यानी कि ये जो यूनिकॉर्न प्रतीक वाले जो 2 मुहर मिले थे वो आपको मिले थे चांदी के, और लोथल से तांबे और सोप स्टोन से बने कुछ मुहर मिले हैं। तो ये जो यूनिकॉर्न प्रतीक थे ये चांदी के थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की स्त्री की मूर्ति को किस विद्वान ने डांसिंग गर्ल की संज्ञा दी? यानी मोहनजोदड़ो से जो कांसा का जो स्त्री की मूर्ति मिली उसको किस विद्वान ने डांसिंग गर्ल का नाम दिया? तो वो विद्वान थे आपके
मार्शल ने इसे डांसिंग गर्ल का नाम दिया। पर आपको जानिए थोड़ा सा डिटेल कि यह मूर्ति नगर के साउथ वेस्ट पार्ट के एक छोटे मकान में प्राप्त हुई है। इसका आकार 10.8 सेंटीमीटर है। यह दुबली पतली स्त्री की मूर्ति है। इसका दायां हाथ कमर पे है, ठीक है, और बायां हाथ जांघ के ऊपर है, और काफ़ी बड़ा हाथ है। वो वाला जो जांघ के ऊपर है वो हाथ सामान्य से काफ़ी बड़ा है। तो ये थोड़ा सा डॉटेबल है कि वो डांस कर रही है कि क्या कर रही है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन स्थलों से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और चनहुद्रो, ये आप बचपन से पढ़ते आए कि लोथल और चनहुद्रो से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक बात ये आप जान लीजिए कि बसगड़ा से भी अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के स्थल की प्राप्ति हुई है। कहाँ से? बसगड़ा से। बसगड़ा से भी प्राप्ति हुई। तीसरा स्थल भी जान लीजिए, बसगड़ा कहाँ है? गुजरात में, यानी ABC सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के दौरान स्त्री की मृत्यु का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? यानी कि जब प्रेग्नेंट थी स्त्री तो उसी समय वो, जब बच्चे को जन्म दे रही थी उसी समय वो मर गई। ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा हड़प्पा के एक कब्रगाह से एक स्त्री का शव बच्चे के साथ पाया गया है, जो शायद प्रसव के दौरान मृत्यु का परिणाम होगी। प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल सोर्तुघई, ये जो सोर्तुघई था वो किन नदियों के बीच स्थित है? ये हमारा अगला सवाल है। तो आपको बताएं कि हमने अभी गुजरात के बारे में बताया था, साबरमती व भगवा नदी के बीच, और सोर्तुघई जो है वो ऑक्सस व कोकच यानी ऑक्सस व कोकचा नदी के बीच, अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में ऑक्सस व कोकचा नदियों के संगम पर 2 हेक्टेयर में सोर्तुघई फैला है। सोर्तुघई में फ्लैक्स के बीजों से भरा एक जुता हुआ खेत मिला है। यह कोकचा नदी से सिंचाई के लिए जल निकाले जाने के लिए नहरों का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन हड़प्पाई स्थलों से तराजू का साक्ष्य मिला है? यानी कि तराजू जानते हैं वेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारा सवाल है कि तराजू का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? विकल्प है आपके, चलिए इसके जवाब की ओर बढ़े। जो हड़प्पाई स्थल है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से शंख का तराजू मिला है, और लोथल से हाथी दांत का तराजू मिला है। तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, दोनों के दोनों स्थल से तराजू का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से शंख का और लोथल से हाथी दांत का तराजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अनाज रखने का कोठार था, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यानी कि जो अन्न रखने का जो कोठार था उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? तो उसकी लंबाई चौड़ाई है 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। आपको बताएं कि हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पातों में खड़े हैं। प्रत्येक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। तो वो हड़प्पा की बात थी। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार, इसकी लंबाई चौड़ा है 45.71 मीटर लंबा और 15.2 मीटर चौड़ा। उसका है हड़प्पा वाला का 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा। लिंग पूजा किस काल में आरंभ हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिंग पूजा आपका आरंभ हुआ था हड़प्पा काल में। लिंग पूजा हड़प्पा काल से प्रारंभ हुई तथा आगे चलकर हिंदू समाज में यह पूजा विशिष्ट मानी जाने लगी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग व योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। बाद के ग्रंथ ऋग्वेद में लिंग पूजक अनारियों की चर्चा अनारी जाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन स्थलों से हड़प्पा सभ्यता के तीनों अवस्थाओं का साक्ष्य मिला है? यानी कि तीनों के तीनों अवस्था, हमने 2 अवस्था बड़ी बार पढ़े थे। हमारा सवाल है कि तीनों के तीनों अवस्था का साक्ष्य मिला है। विकल्प है आपके राखी गढ़ी, धौलावीरा, दोनों इनमें से कोई। तो चलिए, राखी गढ़ी ये हरियाणा में क्या है? घग्गर नदी पर है। फिर धौलावीरा क्या है? धौलावीरा है आपका गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। तो राखी गढ़ी और धौलावीरा इस दोनों से तीनों अवस्था के साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर, किन हड़प्पाई स्थल के अनेक घरों में अपने कुएं थे? तो आपको बताएं, कालीबंगा
कालीबंगा में जो है थे वो अपने कुएं थे। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों में हर छोटे बड़े मकान में प्रांगण व स्नानागार होते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घर का पानी बहकर सड़कों तक जाता। इसके नीचे मोरियाँ होती थी, ईंट व पत्थर की सीलियों से ढकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग 3700 उत्कीर्ण सामग्रियाँ अभी तक प्राप्त हुई। इनमें से सबसे लंबा अभिलेख कितने चिन्हों वाला है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको बताएं कि हमारा सवाल कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से लगभग 3700 उत्कीर्ण सामग्रियाँ प्राप्त हुई। इनमें सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों वाला है। सबसे लंबा अभिलेख जो प्राप्त हुआ 26 चिन्हों वाला है। अधिकांश अभिलेख हड़प्पा के मुहरों पर अंकित है। साथ ही साथ ताम्र, कांस्य वस्तु और मृदभांड पर भी वर्णित है। मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन। संपूर्ण उत्कीर्ण सामग्रियों में 50% जो है मोहनजोदड़ो से, 37% हड़प्पा से, बाकी 13 अन्य स्थलों से मिले हैं। अधिकांश अभिलेख क्या है? अत्यंत संक्षिप्त है। सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों वाला है। हड़प्पा लिपि क्या है? चित्राक्षर है, जिसमें 250 से लेकर 400 चित्र है या अक्षर है। इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 9 चिन्हों वाला साइन बोर्ड ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो 9 चिन्हों वाला साइन बोर्ड जो है धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में साइन बोर्ड सहित सभी जगहों पर उनका एक ही लिपि का प्रयोग करना उनके उच्च स्तरीय सांस्कृतिक एकीकरण को दर्शाता है, क्योंकि साइन बोर्ड में भी वही लिपि है और इधर मुद्रा भी या जहाँ भी लिपि मिली है सब जगह एक ही लिपि मिली है। भले हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, पर हर एक जगह एक ही लिपि मिलना यानी कि वो लोग सांस्कृतिक रूप से काफ़ी उच्च थे। फिलहाल इस सवाल का जवाब है धौलावीरा। हड़प्पा वासी को आर्य आक्रमण से नष्ट होना पड़ा था। सर्वप्रथम किस विद्वान ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपको बताए वो विद्वान थे राम प्रसाद चंद्रा। राम प्रसाद चंद्रा ने ये कहा था कि भाई हड़प्पा को आर्य जाति के आक्रमण से नष्ट होना पड़ा था। व्हीलर ने बाद में इसको आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विद्वान ने ऋग्वेद में उल्लिखित हरपुरिया नामक स्थल से, ऋग्वेद में क्या है? हरपुरिया नामक स्थल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे हड़प्पा की तुलना करने का विचार किया है? हरपुरिया से हड़प्पा, ठीक है। तो ये विद्वान थे आपके व्हीलर महोदय। इन्होंने राम प्रसाद जी के विचारों को आगे बढ़ाया, यानी कि आर्य आक्रमण से इसको नष्ट होना पड़ा था। और यानी आर्य आक्रमण द्वारा हड़प्पा सब, अच्छा, तो ये इसका जवाब आपका हो जाएगा व्हीलर, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल आपको मैं बता दूं कि व्हीलर ने हरपुरिया की ऋग्वेद में उल्लिखित हरपुरिया नामक स्थल से हड़प्पा की तुलना का प्रयास किया है। और थोड़ा सा इसमें से जो एक विकल्प है कनिंघम के बारे में जान लीजिए कि कनिंघम ने राम प्रसाद चंद्रा के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, यानी कि आर्य आक्रमण द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। साथ ही इन्होंने ऋग्वेद में उल्लिखित हरपुरिया नामक स्थान की तुलना भी हड़प्पा से करने का प्रयास किया था। बाद में ये पलट गए कि बाढ़ या व्यापार से पतन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के ज़्यादा उपयोग से भी मुख्यतः पतन का कारण वैसे आर्य आक्रमण को माना गया। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी किले तोड़ने वाला कहा गया, मतलब कुछ न कुछ इसका ऐतिहासिक आधार जरूर रहा होगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। ये हमारा 100 नंबर क्वेश्चन था। एक और बोनस क्वेश्चन आपके लिए आया 100 ही कि हड़प्पा सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता कहाँ की थी। ये आपके दिमाग में बराबर सवाल आता होगा। तो हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, न कि पूरे विश्व की। तो इस तरह हमने 50 प्रश्न का अध्ययन किया। इस तरह हम 400 प्रश्न का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वो आपको मिडावल इंडियन हिस्ट्री के यानी मध्यकालीन भारतीय के इतिहास के और आधुनिक भारत के इतिहास के प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। जाइए, उसका लाभ उठाइए और आने वाले जो आपका एग्जाम है उसमें निश्चित ही सफलता पाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक चैनल पर पहली बार आए थे तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि आप इतिहास से ऐसे ही रूबरू होते रहे और आपका जो टारगेट है उसको आप सक्सेसफुली अचीव कर सके। घरों में रहे, सुरक्षित रहे, खुद का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।